हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है लर्न शिक्षा में। आज हम हिंदी पेडागोजी की 4th यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन। उसका जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हिंदी गद्य शिक्षण, जिसे हम गद्य शिक्षण भी कहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हिंदी गद्य शिक्षण की बात करने से पहले हमें पता होना चाहिए यूनिट के बारे में। जैसे इसमें यूज़ किया गया है अधिगम वर्ड, स्रोत वर्ड या मूल्यांकन। हम पढ़ाई के क्रम में जब भी ऐसे पढ़ाई करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें उनके सटीक वर्ड जो भी दिए गए उनका सटीक अर्थ पता होना चाहिए। जो भी वर्ड यूज़ किए गए हैं, शब्द यूज़ किए गए, उनका सटीक अर्थ पता होना चाहिए, तो हम उसको आसानी से टॉपिक को समझ सकते हैं और अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो जैसे इसमें बात की गई है अधिगम के स्रोत एवं मूल्यांकन, तो पहले पता होना चाहिए अधिगम क्या है। तो अधिगम यानी कि यथार्थ सीखना। अधिगम यथार्थ यानी सीखना। जो हम कुछ भी सीखते हैं तो वो क्या कहलाता है? अधिगम कहलाता है। तो शिक्षा अधिगम यानी शिक्षा को सीखना, और बहुत सारी चीज़ों में अधिगम का उपयोग हो सकता है, यानी उसका एक अर्थ होता है सीखना। तो और स्रोत की बात करें तो हम किन किन स्रोतों से सीख सकते हैं उनको हम स्रोत कहते हैं, यानी कि जिन जिन हम चीज़ों से सीख सकते हैं। जैसे कि हम एक टीचर से संगीत सीख सकते हैं, तो वो टीचर क्या हुए? हमारे लिए स्रोत हुए। पर लेकिन वही अन्य चीज़ें, जैसे गिटार के साथ हम अच्छी ध्वनि निकाल सकते हैं, तो वो क्या हुआ? हमारी ध्वनि की कला में एक सीखने की कला को सीखने में एक स्रोत हुआ। यानी क्या कि कोई भी यंत्र यानी गिटार। और वैसे ही एवं मूल्यांकन जो दिया गया है, तो मूल्यांकन क्या होगा कि जो भी हम सीख रहे हैं वो हम कैसा सीख रहे हैं उसका मूल्यांकन करना, वो सही डायरेक्शन में जा रहा है या गलत डायरेक्शन में। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब कोई बच्चा अधिगम की प्रक्रिया में होता है, यानी कि जब टीचर उसको लर्न करा रहा होता है, तो उस प्रक्रिया में टीचर क्या करता है? पहले पढ़ा देता है, पहले पूरा आउटपुट उनको दे देता है। फिर उनका इनपुट भी अच्छा मिले तो टीचर क्या करता है? उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। बच्चे भी जो पढ़ाते हैं टीचर उस पर क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। उन क्रॉस क्वेश्चन से टीचर को पता चलता है कि बच्चा कितना सीख रहा है। अगर बच्चे क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं कर रहे हैं तो टीचर क्या करता है? टीचर खुद उस आउटपुट के क्वेश्चन उठा के रखता है कि ये आप बताइए आपने इससे क्या सीखा। तो इस प्रकार हमने अधिगम भी समझ लिया है कि अधिगम क्या है, स्रोत भी समझ लिया, मूल्यांकन भी समझ लिया कि इनका अर्थ क्या होता है। तो अब हम इस प्रक्रिया में जो पढ़ेंगे उसमें होगा गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, व्याकरण शिक्षण, हिंदी पाठ्य पुस्तक शिक्षण और श्रव्यदृश्य साधन। तो इसके फर्स्ट टॉपिक को आज हम देखने वाले हैं हिंदी गद्य शिक्षण। तो लेट्स स्टार्ट। हिंदी गद्य शिक्षण, तो हमें पता है कि जो हिंदी है, हिंदी साहित्य, उसमें 2 विधाएं हैं, गद्य पद्य। एक और विधा है जिसे बोलते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य में गद्य और पद्य का मिश्रण होता है, पर लेकिन मूल रूप से 2 ही जानी जाती हैं, गद्य और पद्य। तो आज हम गद्य की जब बात कर रहे हैं तो गद्य में क्या होगा, गद्य क्या किसे कहेंगे और पद्य किसे कहेंगे, तो ये चीज़ हमने प्रीवियस वीडियो में लेक्चर में ये सब देख लिया है कि गद्य क्या होता है, पद्य क्या होता है। तो यहाँ उतनी डिटेलिंग में ना जाके आज हम देखते हैं हिंदी गद्य का विकास कैसे हुआ। तो ये भी हम देख चुके हैं, पर लेकिन एक पूर्व पीठिका बनाते हुए चलते हैं। तो हिंदी गद्य का विकास अगर हम देखें तो ये हुआ था 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में। ये 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में इसका विकास हुआ, जो कि माना जाता है कि भारतीय युग में गद्य का विस्फोट हुआ। तो पहले जो थी भारतीय युग के पहले, तो छायावाद के बाद तक क्या था, भारतीय युग में भी, इवन भारतीय युग में भी ये था, क्या था? जो हिंदी की 2 विधाएं हैं, गद्य और पद्य। तो गद्य में यूज़ हो रही थी खड़ी बोली और पद्य में यूज़ हो रही थी ब्रजभाषा। वैसे तो ऐसे यूज़ हो रही थी कि गद्य में हम खड़ी बोली यूज़ कर रहे थे
और पद्य में हम ब्रज भाषा यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे जो एक इशू था कि कोई एक सटीक लैंग्वेज मिल जाए जो गद्य में यूज़ हो, क्योंकि गद्य में क्या था कि गद्य में कहानी भी लिखी जाती थी, उसमें 2 पंक्तियाँ भी कोट करनी होती थी। तो क्या राइटर क्या करता था, कहानी को खड़ी बोली में और जो 2 पंक्तियाँ होती थी उनको ब्रज भाषा में कोट कर देता था। फिर उसी प्रकार ये जो मिक्सचर होता था ये चंपू काव्य जैसा लगता था। तो जो पाठक मध्यवर्गीय था, मध्यवर्गीय युग का, तो सॉरी मध्यम वर्ग का यानी मिडिल क्लास का, तो वो इतना ब्रज को अच्छे से नहीं ले पाता था। तो वहीं जो निम्न क्लास का वर्ग था यानी कि ग्रामीण परिवेश का, वो ब्रज का तो आनंद ले लेता था लेकिन खड़ी बोली का नहीं ले पाता था। तो इसलिए भारतीय युग में आचार्य भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने क्या किया कि हिंदी साहित्य क्षेत्र में खड़ी बोली को एक भाषा का माध्यम, एक गद्य का माध्यम बनाया और कहा कि ये अब गद्य खड़ी बोली जो है गद्य में यूज़ होगी। तो कहा जाता है भारतीय युग में गद्य का विस्फोट हुआ। इस लाइन को हम समझ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं आगे। तो जो हमारी अब इस बुकिश लैंग्वेज में हम नहीं जाएंगे, हम मोटा मोटा अर्थ समझते हुए चलेंगे। तो जो हमारी हिंदी गद्य का जो विकास है, हिंदी गद्य का जो विकास का इतिहास है वो यानी कि ज़्यादा पुराना नहीं है, जैसे कि पद्य का है। पद्य हमारा आदिकाल से स्टार्ट होता है, आदिकाल, फिर भक्ति काल, फिर रीति काल, फिर आधुनिक काल, फिर आधुनिक काल में भी कई चरणों में वो चलता है। पर लेकिन जो हमारा पद्य है वो गद्य है वो हमारा आधुनिक काल के भारतेंदु हरिश्चंद्र युग से निकला है, यानी भारतेंदु युग से निकला है। तो इस प्रकार वो ज़्यादा हमारा क्या है, जो हमारा गद्य का इतिहास है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, यानी कि वो केवल 100 वर्षों का ही इतिहास है, 100 ईयर्स का ही इतिहास है। यानी कि हमें जितनी भी चीज़ें हमने रिसर्च करनी है यानी कि वो सब हमें अवेलेबल होंगी। पर लेकिन अगर हम पद्य में जाएं कि पद्य में हमें कुछ रिसर्च करना है तो शायद हमें उसमें R&D में कमी मिलेगी। क्यों? क्योंकि आदिकाल जो है वो बहुत पुराना काल है। आज हम जाएंगे तो शायद वहाँ की कुछ कविताएं हमें ना ही मिले, क्योंकि कहते हैं कि मोटे मोटे तौर पे कुछ ही पुस्तक अवेलेबल हो पाई, उसमें कुछ चीज़ें जो थी वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, उनको फिर संस्करण उनका किया गया। तो कुछ जब कोई बुक होती है उसका नया संस्करण होता है तो यानी पिछली गलतियों को सुधार देते हैं। पर लेकिन जो पिछली गलतियाँ थी वो क्यों थी उस पुस्तक की, तो अब तो हमें वो नहीं बताऊंगी ना, क्योंकि हमको एक सही से पुस्तक मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम शायद उसमें R&D कम कर पाएंगे, पर लेकिन वहीं पे गद्य में अच्छे से हम R&D कर सकते हैं, क्योंकि इसका इतिहास 100 वर्षों साल ही पुराना है। यद्यपि हमारा जो गद्य साहित्य है पद्य के समान उतना समृद्ध तो नहीं है, पद्य तो बहुत बड़ा हो गया, पर गद्य अभी 100 ही साल पुराना है। तो अगर हम इसको 100 मान लें तो इसको हम 1000 मान के चलें, वैसे 1000 से भी ज़्यादा, पर लेकिन अगर हम इसको 100 मान लें, इसको 1000 मान लें, तो ये क्या हुआ, जो गद्य साहित्य है वो पद्य के समान समृद्ध नहीं है, क्योंकि 1000 साल में बहुत सारा लिखा गया और इसमें कम लिखा गया। पर लेकिन जो गद्य है हमारा, जिस गति से इसकी उन्नति हो रही है उस प्रकार यह एक उज्जवल भविष्य का द्योतक है, यानी कि जिस प्रकार से इसकी गति हो रही है उस प्रकार से हम और भी समृद्ध साहित्य खड़ा कर सकते हैं। तो बात करें कि गद्य में क्या क्या आता है, तो गद्य में मूल रूप से नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध ये सब आते हैं, लेकिन गद्य का एक महत्वपूर्ण जो मानते हैं वो निबंध को मानते हैं, क्योंकि निबंध में बहुत सारी शैलियों का यूज़ होता है, जैसे वर्णनात्मक, विवरणात्मक, विचारात्मक और भावात्मक। इस प्रकार गद्य को ये सब आराम से वर्णित कर पाती हैं, यानी गद्य में इन सब चीज़ों को आराम से वर्णित किया जा सकता है। गद्य शिक्षण के अब उद्देश्य देखते हैं। तो गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है, तो गद्य शिक्षण का जो उद्देश्य है वो है छात्रों में चिंतन, मनन एवं अभिव्यक्ति की वृद्धि करना। यानी छात्रों में हम गद्य शिक्षण जो देंगे उससे छात्रों में चिंतन, मनन एवं अभिव्यक्ति भी कैसे करनी चाहिए उनकी वृद्धि करता है। और अब इसके उद्देश्य देख लेते हैं। वैसे मूल उद्देश्य यही है, तो है छात्रों के वर्णों, शब्दों तथा वाक्यों के उच्चारण में शुद्धता उत्पन्न करना,
छात्रों के विचारों, शब्दों, रूढ़ियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों एवं कथाओं के कोश में क्रमशः विस्तार करना। यानी पहला है कि उच्चारण उनका शुद्ध करेगा। दूसरा है जो भी उनका कोश निर्मित हो रहा है, यानी जब वो पढ़ते हैं, जब हम कुछ भी चीज़ पढ़ते हैं तो क्या होता है, एक हमारा कोश निर्माण होता है। जब हम कोई अच्छी बुक पढ़ते हैं तो उसका क्या होता है, उसका इम्पैक्ट हम पे पड़ता है। यानी क्या होता है, हमारे जीवन में जो भी विचार हैं वो और डेवलप्ड होते हैं। जैसे हमने भीमराव जी की पुस्तक पढ़ी, कोई भी पुस्तक भीमराव जी की पढ़ी, अंबेडकर जी की पढ़ी, तो क्या हुआ, हमारा कहीं ना कहीं कोई भी जो समाज के प्रति एक जो एक दृष्टिकोण है उसमें एक नया विचार आया, यानी भीम जी का एक नया विचार आया। फिर हमने दूसरा गांधी जी को पढ़ा, दूसरी बुक हम लाए गांधी जी को पढ़ लिए, तो क्या हुआ, जीवन के प्रति जो देखने का दृष्टिकोण है उसमें नया विचार ऐड हुआ। तो इस प्रकार हम जो भी पढ़ते हैं, यानी कि जब हम गद्य शिक्षण करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारे कोश में अभिव्यक्ति होती है, यानी कि उसकी हमारे जो कोश होता है उसमें विस्तार होता है, यानी वृद्धि होती है। चिंतन में क्रमशः, चिंतन में क्या होता है, हमारे चिंतन में स्पष्टता आती है, संगतता आती है, क्रमबद्धता आती है। वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों की शुद्धता अशुद्धता समझने की स्तरोचित योग्यता उत्पन्न होती है। यानी कि हमने देखा उच्चारण भी हमारा अच्छा हो रहा है, और हम जब कुछ चीज़ यूज़ करेंगे तो उसमें शुद्धता अशुद्धता समझने में हम निपुण हो जाएंगे। छात्रों की सुंदर गद्यात्मक उद्धरणों की संकलन की प्रेरणा करना, और छात्रों के हृदय में भाषा विषयक शुद्धता के प्रति गंभीर सावधानी का भाव उत्पन्न करना। ज्ञान क्षेत्र के विकास द्वारा चरित्र चित्रण की योग्यता उत्पन्न करना। हम ये सब आसानी से समझ सकते हैं। लेखन शैलियों के परिचय द्वारा लेखन शैली के विकास में उनकी सहायता करना। छात्रों को उचित गति एवं स्वरों के उतार चढ़ाव के अनुसार स्वस्वर वाचन कराने की योग्य बनाना। छात्रों को मौन पठन की कला में दक्ष बनाना। छात्रों को मौखिक एवं लिखित रूप से विचारों को व्यक्त करने के योग्य बनाना। छात्रों की कल्पना, बोध, निरीक्षण तथा विवेचना शक्तियों को विकसित करना। छात्रों की रचनात्मक सृजनात्मक शक्तियों का विकास करना। छात्रों में मानसिक, बौद्धिक तथा तार्किक शक्तियों का विकास करना। छात्रों को गद्य साहित्य की समीक्षा करने योग्य बनाना। इस प्रकार इसके हम गद्य शिक्षण के उद्देश्य देख रहे हैं, पर मूल रूप से हमें ये 5 तो यहाँ तक पता ही होने चाहिए। बाकी हम अपने जो हमने गद्य पढ़ा कि गद्य का विकास किस रूप से हुआ, तो उससे हम निकाल सकते हैं कि हमें गद्य की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। तो जब हमें पता चल जाएगा कि गद्य की ज़रूरत क्यों पड़ी, तो हम उसके उद्देश्यों को समझ सकते हैं। फिर है गद्य शिक्षण का महत्व। अब हम देखते हैं गद्य शिक्षण का महत्व क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। उसकी इम्पोर्टेंस है कि छात्रों में कल्पना, बोध, निरीक्षण तथा विवेचना शक्तियों का विकसित किया जा सकना। यानी गद्य शिक्षण द्वारा ही छात्रों में कल्पना को, बोध को, निरीक्षण को, विवेचना शक्तियों को विकसित किया जा सकता है। और गद्य शिक्षण से छात्रों के विचारों, शब्दों, मुहावरों, रूढ़ोक्तियों, लोकोक्तियों, सूक्तियों, कथाओं के कोश में क्रमशः विस्तार करने में सहायक, वही सब चीज़ें आ रही हैं। गद्य शिक्षण द्वारा किसी समाज की संस्कृति, दर्शन, आदर्श तथा मूल्यों को अभिव्यक्त किया जा सकता है। ये देखिए बहुत अच्छा पॉइंट है। गद्य शिक्षण द्वारा किसी भी समाज की, अगर हमारे पास गद्य है तो हम क्या करते हैं कि एक हम तैयार करते हैं, एक संकलन, मान लिया वो कोई भी संकलन हो सकता है। जैसे मान लिया गद्य में एक संकलन है उपन्यास, हमने उपन्यास ले लिया, और उपन्यास में हमें एक उपन्यास ऐसा बनाना है जो आज की समाज को व्यक्त करता हो, यानी कि उसमें संस्कृति का भाव भी दिखे, उसमें समाज का भी भाव दिखे, उसमें भौगोलिक परिवेश भी दिखे, और उसमें बहुत सारी चीज़ें हमारी सब दिखें। तो क्या होगा, तो वो हम जब इसको बना देंगे, फिर जब हम नए युग में प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, वो हमारे पुरानी चीज़ों को क्या सहेज के रखने में मददगार होगा। तो यही चीज़ इसमें बात की गई कि संस्कृति, दर्शन, आदर्श, मूल्यों को अभिव्यक्त किया जा सकता है, अभिव्यक्त भी किया जा सकता है, प्लस उसको सहेज के यानी सेव करके रखा भी जा सकता है। यानी जब हम तुलसीदास की रामचरितमानस पढ़ते हैं तो क्या होता है, रामचरितमानस पढ़ने से क्या होता है, हमें उस टाइम के परिवेश की, उस टाइम की राम राज्य की, उस टाइम के चरित्रों की, उस टाइम के मूल्यों की, उस टाइम के आदर्शों की, उस टाइम की संस्कृति की, सब चीज़ों का एक संकलन में मिल जाता है, पूरी डिटेलिंग के साथ हमें मिल जाता है, और हम समझ जाते हैं कि उस टाइम का साम्राज्य कैसा था, उस टाइम का राज्य कैसा था।
तो इस प्रकार कोई भी शिक्षण है या गद्य शिक्षण की बात करें या पद्य शिक्षण की, वो क्या करता है, इन सब चीज़ों की अभिव्यक्ति करता है। बालक में गद्यात्मक विकास करना, गद्य समाज की विभिन्न समस्याओं से परिचित कराना। पहले तो इसका काम है समस्याओं से परिचित कराना, साथ में उनका समाधान भी प्रस्तुत करना और समाधान के लिए लोगों को प्रेरित करना। गद्य शिक्षण विद्यार्थियों में सृजनात्मक शक्ति का विकास करता है। तो इस प्रकार हमने उनके महत्व की बात कर ली। अब एक गद्य पाठ के रूप में, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गद्य पाठ के रूप में। अब गद्य पाठ के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे है सृजनात्मक पाठ। सृजनात्मक में हमें क्रिएटिविटी आती है, जैसे विभिन्न प्रकार की सूचनाएं इकट्ठा कर लेते हैं उसमें, और वो हमारे लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती हैं। वर्णनात्मक पाठ में दृश्य एवं युद्धों आदि का वर्णन होता है, जिसमें क्या हम हमारे जो लेखन की शक्ति होती है, जो पढ़ने की शक्ति होती है, वो वर्णनात्मक होती है। यानी कि कुछ भी हम पढ़ते जा रहे हैं तो वो जीवंत दृश्य उसका उत्पन्न होता जा रहा है। कलात्मक भी है, तब भी उसका एक बिंब तैयार हो रहा है। तीसरा है विचारात्मक पाठ। विचारात्मक पाठ में क्या होता है, कवि लेखक जो भी होते हैं वो एक आलोचनात्मक चीज़ों पर विचार करते हैं, जिसमें विचारात्मक में इसमें स्कोप रहता है कि जो भी पाठक है, जैसे कोई भी लेखक या कवि उसने आलोचनात्मक निबंध लिखा, तो आलोचनात्मक में क्या होता है, आलोचनात्मक निबंध में होता है, जैसे उसने आलोचनात्मक निबंध लिखा, जैसे ये देखिए आलोचनात्मक निबंध लिखा, तो उसमें दोष भी रहते हैं और गुण भी रहते हैं। तो वहाँ पे स्कोप होता है जो पाठक है उसमें से अपनी उपयोगी की चीज़ों को छांटे और विचार करे कि ऐसा क्यों है। तो और चौथा है भावनात्मक पाठों में होता है अक्सर नहीं, मतलब भावनात्मक पाठ में ऐसा होता है कि जो भी लेखक होता है वो किसी भाव प्रधान चीज़ों पे लिखता है। जैसे श्रवण कुमार में लिख दिया, तो वहाँ पे भाव क्या है, माता पिता की सेवा करना, इस तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें भावनात्मक चीज़ें ऐड की जाती हैं। अब हमारे गद्य शिक्षण के अंग। गद्य शिक्षण का पहला अंग है वाचन का यहाँ सेंस है कि जब टीचर हम जब बच्चे थे तो क्या होता था, टीचर हमें पढ़ाता था, बोल कर पढ़ाता था, कोई भी लेसन होता था बोल के पढ़ाता था, तो हमें पीछे से रिपीट करना होता था, पढ़ाता था रिपीट करना होता था। तो यहाँ क्या होता था, ये कहलाता था आदर्श वाचन। यानी कि जब टीचर शुद्ध उच्चारण करेगा तो बच्चे भी शुद्ध उच्चारण करेंगे, स्टूडेंट भी शुद्ध उच्चारण करेंगे। तो ये होता है वाचन कैसा होना चाहिए, हमारा आदर्श वाचन होना चाहिए। आदर्श वाचन जो होगा तभी बच्चे उसका अनुकरण करेंगे, और इस तरह उनके अनुकरण करने से बच्चों में अच्छे से वाचन से उनके उच्चारण की शुद्धता आएगी। और इसमें है जो भी ये क्या है, शब्दार्थ व्याख्या, ये वैसे इसका अंग नहीं है। शब्दार्थ व्याख्या हमारे व्याख्या गद्य में इसमें आएगा। ये डायग्राम जो है, ये डायग्राम नीचे वाले के लिए दिया गया है जिसमें गलत प्रिंट हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं गद्य पाठ। गद्य पाठ क्या है, तो गद्य पाठ में होता है जो भी पढ़ाया गया है उसकी यहाँ पे व्याख्या करना, यानी कि पहले आदर्श वाचन करना, फिर यहाँ पे उसकी व्याख्या करना। व्याख्या में क्या होता है, व्याख्या में 3 विधियों का उपयोग किया जाता है। पहली है उद्बोधन विधि, दूसरी है हमारी स्पष्टीकरण विधि, तीसरी है प्रवचन विधि। तो उद्बोधन विधि में क्या होता है, बालक को प्रत्येक कठिन शब्द का अर्थ बताकर विभिन्न प्रणालियों द्वारा उस शब्द को उद्बोधित कराता है। जैसे कि हमें पढ़ाना है अहिंसा। अहिंसा कैसा शब्द है, अहिंसा एक अमूर्त शब्द है। हमने ये पहली वाली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि मूर्त से कैसे रीडिंग होती है, तो इसमें टीचिंग होती तो इसमें था अहिंसा एक अमूर्त शब्द है। तो हमें बच्चों को अहिंसा का पाठ पढ़ाना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो इसमें करेंगे उद्बोधन विधि में ऐसा होता है कि अब ये कठिन शब्द है, इसका अर्थ बताना है, तो हमें यहाँ पे मॉडल, चित्र, ये सब यूज़ कर सकते हैं अहिंसा का तो कोई मॉडल भी नहीं बनेगा, ना कोई चित्र, ना कोई डायग्राम बनेगा, ना कोई मानचित्र ही आएगा, और ना ऐसी कोई वीडियो होगी जो अहिंसा को सिखा दे। यहाँ पे सबसे अच्छा प्रयोग होगा कि उसके सटीक वर्ड को समझाया जाए, यानी कि अहिंसा गांधी जी से निकला हुआ है, गांधी जी की विचारधारा है अहिंसा की, तो हमें गांधी जी को समझाना होगा कि गांधी जी जो थे उन्होंने अहिंसा पे चल के ही हमें स्वतंत्रता प्राप्त कराई। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया
और असहयोग आंदोलन के दौरान जब हिंसा हुई तो उन्होंने अपना आंदोलन भंग कर दिया। तो इस प्रकार हम अहिंसा को देख सकते हैं और मूर्त शिक्षण उसको प्राप्त करा सकते हैं बच्चों को। तो उद्बोधन विधि में क्या होता है, सब चीज़ों के चित्र, देखो ये तो मैंने अमूर्त विषय के लिए बताया, लेकिन बहुत सारे मूर्त विषय होते हैं। जैसे कि हमें पढ़ाना है उनको मिसाइलें, तो मिसाइल जब पढ़ाएंगे तो मिसाइल उनके लिए नया वर्ड होगा कि मिसाइल कितने प्रकार की होती है। मिसाइल उनको पता होगा कि मिसाइल आसमान में चलती है, लेकिन वो कैसे विस्फोटित होती है, कैसे उसको लैंड कराया जाता है, कैसे लॉन्च किया जाता है। तो इन सब चीज़ों को दिखाने के लिए हमें क्या होगा, दृश्यों की सहायता लेनी पड़ेंगी, यानी दृश्य दिखाने होंगे। फिर दूसरा है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि में होता है कि जो आगे हमने व्याख्या की, अगर बच्चे को नहीं समझ में आई तो हम उस स्पष्टीकरण करेंगे, यानी कि हम उसको वो जो चीज़ उसको आगे नहीं समझ में आई है तो उसकी व्याख्या को हम उसके यहाँ पे डायग्राम में देखिए, स्पष्टीकरण में उसकी व्युत्पत्ति, यानी कि हमको अहिंसा को सिखाना था। अगर गांधी जी के टॉपिक से उसको नहीं समझ में आ रहा है तो उसकी पहले तो अहिंसा की उत्पत्ति कैसे हुई ये सिखाएंगे। उसके विलोम शब्द, अहिंसा का विलोम शब्द सिखाएंगे। अहिंसा का विलोम शब्द यानी कि हिंसा करना। तो हिंसा क्या होती है, आजकल हम हिंसा बहुत देखते हैं, सांप्रदायिक हिंसा और जातिवाद हिंसा, नस्लीय हिंसा, कितने प्रकार की हिंसाएं होती है वो दिखाएंगे। फिर वो अहिंसा का मतलब समझ जाएगा। व्याख्या करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, समास विग्रह, प्रत्यय उपग्रह, उपसर्ग के द्वारा हम अहिंसा को सिखा देंगे। इस प्रकार हम उसका शब्द का स्पष्टीकरण कर सकते हैं। और फिर है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि में क्या होता है कि पर्यायवाची बताते हैं, यानी कि कठिन शब्दों की परिभाषा देकर, जैसे इसमें होगा जैसे कठिन शब्दों की परिभाषा देकर इस चीज़ को हम उसके अर्थ को बता सकते हैं। जैसे कि इसमें है नियति, नियति वर्ड आया तो बच्चे को नियति नहीं समझ में आया कि क्या है। अब नियति ऐसी चीज़ है कि हम इसको किसी से जोड़ के भी नहीं दिखा सकते हैं। एक तो अमूर्त शब्द है, तो हम इसको क्या बताएंगे, भाग्य। तो देखिए क्या पर्यायवाची शब्द बता दिया, तुरंत बच्चों को समझ में आ गया। तो इस तरह हमें पता चल जाए। प्रवचन विधि ज़्यादातर मुहावरों में यूज़ होती है। मुहावरों में क्या होता है, जैसे मुहावरा है, आटे दाल का भाव मालूम ना होना, लोकोक्ति है, आटे दाल का भाव मालूम होना। तो हम इसको ऐसे सिखाएंगे कि राम की जॉब छूटते ही उसे आटे दाल के भाव मालूम हो गए। तो इस प्रकार बच्चा आसानी से समझ जाएगा कि आटे दाल के भाव मालूम होने से उसका क्या तात्पर्य है। फिर इसका पहली देखिए, इसमें जो हम ये यूज़ कर रहे थे, अंग में थी वाचन, दूसरी थी व्याख्या, फिर तीसरी है, सॉरी गलत हो गया, हाँ, वाचन, व्याख्या, फिर तीसरी है हमारी विचार विश्लेषण। विचार विश्लेषण में क्या होता है कि इसमें विभिन्न प्रकार के पाठों के विभिन्न प्रकार के विचार होते हैं। जैसे कि बहुत सारे पाठ दिए गए, उनमें अलग अलग प्रकार के विचार होते हैं। तो बच्चों में इस प्रकार के पाठ का मुख्य उद्देश्य होता है कि भाषा और ज्ञान में वृद्धि और विचार ग्रहण कराना। यानी विभिन्न प्रकार के पाठों और विभिन्न प्रकार के विचार दे देने से बच्चों में क्या होता है, उनके ज्ञान में तो वृद्धि होती है, प्लस उनके विचार भी प्रभावी तरीके से वृद्धि होती है, यानी प्रभावी तरीके से उनमें वृद्धि होती है। तो हमने अभी बात करी थी, जब भी हम कोई नया पाठ पढ़ते हैं तो हमारी क्या होती है, पूर्व धारणा में नया विचार जुड़ जाता है, यानी पूर्व धारणा में सुधार हो जाता है। फिर हम कोई नया विचार पढ़ते हैं, फिर हमारा जो देखने का दृष्टिकोण है फिर उसमें बदलाव आता है, यानी कि हमारे पास नए नए विचार जुड़ते चले जाते हैं। इस प्रकार जब विचार विश्लेषण होगा तो जो भी पाठक होगा तो उसको क्या होगा, उसको सारे चीज़ों के हल मिलते चले जाएंगे। अब एक गद्य शिक्षण की विधियाँ, तो अब हम गद्य शिक्षण कराएंगे तो उसमें कौन कौन सी विधि यूज़ कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पहली है अर्थ कथन प्रणाली। अर्थ कथन प्रणाली का मतलब होता है कि मौखिक पाठन कराना और कठिन शब्दों का अर्थ बताना। यानी जब हम छोटे थे तो हमारी टीचर जब हमें पाठन कराती थी तो क्या कराती थी कि वो परंपरागत एक विधि से कोई भी चैप्टर पढ़ती थी और फिर जो भी कठिन शब्द आता था उसका अर्थ बताते हुए चलती थी, कुछ पढ़ती थी अर्थ बताते हुए चलती थी। इस प्रकार पहली विधि होती है अर्थकथन प्रणाली। फिर दूसरी होती है व्याख्यान विधि। व्याख्यान विधि में होता है कि शब्द एवं भावों की व्याख्या करना, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने मीराबाई के पद हैं, पढ़ाने हैं, उसमें 2 पंक्तियाँ आई। पहले मैम ने पढ़ाया और उन कठिन शब्दों के अर्थ बता दिए। फिर जब व्याख्यान विधि में आई तो क्या किया, पूरी पंक्तियों के अर्थ बता दिए।
सरल शब्दों में अर्थ बता दिया। फिर आया विश्लेषण। तो विश्लेषण में क्या होता है, व्याख्या प्रणाली का ही सुधरा हुआ रूप होता है। इसमें प्रश्न व उत्तरों का सहारा मैम ने लिया कि मीराबाई की जो पंक्ति थी उसमें कृष्ण जी के बारे में क्या कहा गया, कृष्ण जी को मीराबाई क्या मानती थी। तो उसमें जो भी प्रश्न निकलेंगे उनके माध्यम से सहारा लेते हुए विश्लेषण करेंगी और जो भी विद्यार्थी होगा उसको सोचने और समझने का अवसर मिलेगा वहाँ पे। तो फिर होती है चौथी विधि समीक्षा विधि। समीक्षा विधि में होता है कि जो 2 लाइनें थी मैम ने जब पढ़ाई तो उनके गुण और दोषों की व्याख्या होगी कि जो मीराबाई लिख रही हैं और जो मीराबाई कह रही हैं उसमें किस किस प्रकार के दोष व गुण हैं। तो ये तो मैंने मीराबाई वाला बताया। तो वैसे इस तरह की पंक्तियों में गुण और दोष बहुत कम आते हैं, ये उच्च लेवल पे आएंगे। पर लेकिन अगर कोई कहानी आ गई है, कहानी वो तो हमने गद्य का ले लिया था, हम पद्य पढ़ रहे हैं तो पद्य हमें पता सॉरी गद्य पता होना चाहिए, हमने पद्य का ले लिया था। तो कहानी आ गई, तो अब मीराबाई की कहानी ही चलो आ गई। तो कहानी जब आई तो उसमें आया कि जो मीराबाई कर रही थी यानी कि जो समाज था उसके विपरीत थी मीराबाई, कि उसके विपरीत थी क्या, उसकी तरह ही चल रही थी मीराबाई, समाज की स्थिति महिलाओं के प्रति कैसी थी। तो इन सब चीज़ों को हम यानी कि गुण और दोष बताएंगे, तभी समीक्षा उसके जब इस तरह के गुण और दोष बताएंगे तो बच्चा खुद ब खुद समीक्षा करने के लिए तैयार होता है। तो इस प्रकार की 4 विधियाँ पढ़ाई जाती हैं, विधियों के माध्यम से शिक्षण कराया जाता है, यानी अर्थ कथन प्रणाली, व्याख्यान विधि, विश्लेषण विधि और समीक्षा विधि। चलिए अब आगे देखते हैं गद्य शिक्षण के सोपान या प्रक्रिया। अब ये जो टॉपिक है इसको हम बिल्कुल अच्छे से देखेंगे, ताकि इसको अच्छे से देखने का मतलब कि ये इन सब में नहीं जाएंगे, अच्छे से इन चीज़ों को समझेंगे कि इसमें होता क्या है, जो हेडिंग्स हैं तो हम इसको देखेंगे। इसके थ्रू ही हम जो पाठ योजना यानी लेसन प्लान है इन्हीं के थ्रू बनाना होता है, तो हम उसको देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब पहला है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्यों ली जाती है? प्रस्तावना इसलिए ली जाती है कि पहले तो हम जो नया पाठ शुरू कर रहे हैं तो बच्चों को तैयार करें। फिर दूसरा है कि उनको जो भी पढ़ाया गया है उन चीज़ों को लिंक करते हुए हम उसको बताएं कि क्या पढ़ने वाले हैं, और उनकी रुचियों को भी देखें कि क्या क्या वो पढ़ने के लिए तैयार हैं। तो हमारा है गद्य शिक्षण के सोपान। फिर दूसरा है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में क्या होता है? तो उद्देश्य कथन में होता है कि हम जो भी पढ़ाने वाले हैं वो सरल होगा, संक्षिप्त होगा और रोचक होगा, और उसको हम पूरा सब बता देंगे कि जो बच्चा होगा उसको बता देंगे उद्देश्य कथन में कि आज हम ये पाठ पढ़ने वाले हैं। पाठ को बिल्कुल सरल शब्दों में समझा देंगे। फिर हमें पेज नंबर बताना होगा, पेज नंबर बताएंगे। फिर हेडिंग कहाँ पड़ी है और कहाँ पार्ट अंत हो रहा है, पूरा उसको दिखा के कि क्या क्या पढ़ेंगे अंदर, ये सब बता देते हैं। ये सब चीज़ें बताने के बाद हम तैयार हो जाते हैं, यानी उनको उद्देश्य बता देते हैं कि हमारा उद्देश्य आज का क्या है। फिर इस प्रकार हम आगे चैप्टर पढ़ाने के लिए तैयार होते हैं। फिर होता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण यानी कि जिस टॉपिक को भी हम पढ़ाने वाले हैं उसकी हमें कैसे उसको कैसे प्रस्तुत करना है। यानी जो भी पाठ है उसको ऐसा नहीं कि ये पूरा हमें आज पूरा लेसन पढ़ाना है, ये कई पेज में है, मान के चलिए 1 2 3 4 ये 5 पेज का मान के चलिए है, और हमें इसको बढ़ाना है तो क्या हम इसको 45 मिनट में ख़त्म कर देंगे? तो ये ख़त्म करना क्या होगा, यानी कि बच्चों में ये कुछ जाएगा ही नहीं, केवल 1 पेज ही उनके पार्ट में, मैक्सिमम 2 पेज ही उनके कहाँ विचार में बैठ पाएंगे, यानी उनके ध्यान में रह पाएंगे। तो ये अमनोवैज्ञानिक चीज़ है, इस तरह नहीं करना है। यानी कि हमें ये जो 5 हैं तो इनमें क्या करना है, इनमें टॉपिक डिसाइड कर लेने हैं। यानी कि पहले हम मान के चलते ये है हमारा आज का टॉपिक झांसी की रानी। झांसी की रानी में पहला है रानी लक्ष्मीबाई का परिचय, फिर दूसरे में है रानी लक्ष्मीबाई की घटनाएं, यानी कि जो लड़ाइयाँ हुई, रानी लक्ष्मीबाई का युद्ध, अंग्रेज़ों के साथ जो भी युद्ध हुए, रानी लक्ष्मीबाई के युद्धांत झांसी की स्थिति, और फिर निष्कर्ष। इस प्रकार 5-6 टॉपिक दिए गए। तो हम कहेंगे कि आज हम रानी लक्ष्मीबाई जी का परिचय पढ़ेंगे और हम ये देखेंगे, कल हम इन चीज़ों पे आएंगे। तो इस प्रकार हमें एक निश्चित योजना बना लेनी चाहिए और इस प्रकार आगे बढ़ना चाहिए। तो इसमें जो भी पाठ कराएंगे, प्रस्तुत करेंगे, उसमें शिक्षक को 4 प्रकार की क्रियाएं संपन्न करानी होती हैं। जैसे इसमें है पहला आदर्श वाचन। आदर्श वाचन कराते समय
पाठ योजना कराते समय क्या होना चाहिए? आदर्श वाचन यानी कि वही चीज़ जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर जब पढ़ाएगा, आदर्श वाचन कराएगा तो उसको सीधा खड़ा होना है, बाएं हाथ में उसे बुक पकड़नी है, दायां हाथ अपना फ्री रखना है। दायां हाथ फ्री क्यों रखे? ताकि वो आवश्यक संचालन और क्रियाओं के लिए स्वतंत्र हो सके, वो किसी को निर्देश दे सके, यानी कि कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा है तो उसको निर्देश दे सके कि आप प्लीज़ खड़े होकर बताइए। हाँ, वो कुछ भी कर सकता है उसका, यानी दायां हाथ क्या होना चाहिए? फ्री होना चाहिए। ब्लैक बोर्ड में लिख भी सकता है, यानी कुछ भी करे दाएं हाथ से। और शुद्ध शिक्षक को क्या होना चाहिए? शिक्षक को हमेशा ही शुद्ध उच्चारण, विराम चिन्हों का प्रयोग, हाव भाव, गति, उतार चढ़ाव इत्यादि के साथ ही वाचन कराना चाहिए। और सबसे ज़्यादा प्रभावी बात यह है कि टीचर को समय समय पर बच्चों पे ध्यान भी देना चाहिए। ऐसा ना हो कि वो पढ़ाने में ही रम जाए और बच्चों पे ध्यान ना दे सके। और दूसरा है अनुकरण वाचन। अनुकरण में क्या होता है? विद्यार्थियों द्वारा जो भी टीचर द्वारा पढ़ाया जाता है उसका विद्यार्थी उसको फॉलो करते हैं, अनुकरण करते हैं। अब फिर है उच्चारण संशोधन। उच्चारण संशोधन क्या है? जब भी मतलब अनुकरण से जब छात्र पूरी तरह सीख जाते हैं, जब अनुकरण करते हैं और सीख जाते हैं, फिर जब उसमें वो अशुद्धि करते हैं, कोई भी अशुद्धि करते हैं तो टीचर उसको ब्लैक बोर्ड पे लिख देते हैं। यानी कि जब टीचर ने पढ़ाया, छात्रों ने उसका अनुकरण किया, फिर छात्र पढ़ने की एक दशा में आ गए, फिर टीचर ने उनसे रीडिंग कराई मान के चलिए, फिर वहाँ पे जो अशुद्धि हुई टीचर ने ब्लैक बोर्ड में उनको लिख दी। तो बच्चों ने क्या, जो भी बच्चा वो अशुद्धि कर रहा है तो टीचर उसको बार बार उसको प्रेरित करता है कि उसको शुद्ध उच्चारण करे। तो इस प्रकार उच्चारण संशोधन कराते हैं टीचर्स टीचिंग में। और फिर है शब्द व्याख्या काठिन्य निवारण। शब्द व्याख्या काठिन्य निवारण यानी कि जो भी गद्यांश में कठिन शब्द आते हैं उनको सही से जो भी कठिन शब्द आते हैं उनको पहले पाठ उनको श्यामपट्ट में लिख देते हैं, और श्यामपट्ट में लिखने के बाद उनको अर्थ, जो भी अर्थ उनका सटीक अर्थ निकलता है कठिन शब्दों का, उनको बताते हैं, उनका अर्थ निकालते हैं और उनका निवारण करते हैं। फिर है दृश्य सामग्री द्वारा। अब है कि कोई भी चीज़ कठिन वर्ड आया तो उस चीज़ को निवारण के लिए क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। यहाँ पे बताया तो मैंने बता दिया कि श्यामपट्ट में लिख के, तो और भी कई कारण और भी कई चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे दृश्य सामग्री द्वारा कुछ भी आया तो उसको हमने इमेज दिखा दी, चित्र दिखाकर, हाँ, चित्र दिखाकर, ये रेखा चित्र दिखाकर, कोई भी डायग्राम बना दिया, मानचित्र दिखाकर, हाँ, प्रतिमूर्ति या मॉडल दिखाकर, संकेत द्वारा, अंग संचालन द्वारा, पर्यायवाची शब्दों द्वारा, विलोम शब्दों द्वारा, खंड द्वारा, संधि विच्छेद द्वारा, प्रत्यय द्वारा, समास विग्रह द्वारा, परिभाषा द्वारा और शब्द विश्लेषण द्वारा, और शब्द अन्वयन द्वारा, अर्थकथन द्वारा, व्याख्या द्वारा, अंतरकथा द्वारा। इस प्रकार बहुत सारी चीज़ों से उनके काठिन्य शब्दों का निवारण किया जा सकता है। परंतु हमें इन सब चीज़ों पे नहीं जाना, मूल रूप से हमें पता होना चाहिए काठिन्य निवारण का मतलब क्या है और कैसे कैसे उसमें चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इतनी सारी चीज़ें ना हमें एग्ज़ाम में लिखनी होती है, परंतु लेकिन जब पेपर में आता है कुछ भी चीज़ें क्वेश्चन, और जब 4 विकल्प दिए रहते हैं तो उनमें एक विकल्प चूज़ करना बहुत टफ हो जाता है। यानी ये जब दिया रहेगा कि काठिन्य शब्द निवारण में कौन सी एक विधि नहीं यूज़ होती है। अब 4 तो दे दिए, अब लेकिन एक नहीं है तो उसमें हमें छांटना, जब उसका हमको अर्थ पता होगा तो हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं कि ये यूज़ होगा कि नहीं। तो वहाँ पे हमें इन चीज़ों का ध्यान में रखना चाहिए। अब है लिखित कार्य का निरीक्षण। तो पहला था कि आदर्श वाचन होना चाहिए, फिर दूसरा था कि उद्देश्य कथन, पहला था प्रस्तावना, दूसरा था उद्देश्य कथन, फिर तीसरा था प्रस्तुतिकरण, चौथा है हमारा लिखित कार्य का निरीक्षण। यानी कि जो भी टीचर ने पढ़ाया है, मान के चलिए टीचर ने पढ़ाया, फिर टीचर द्वारा जो भी पढ़ाया गया उसको ब्लैक बोर्ड में टीचर ने लिखा, बच्चे ने उसका अनुकरण किया और बुक में लिख लिया। बुक में लिखा तो टीचर ने उसको चेक किया। टीचर ने जब चेक किया तो क्या करेगा, टीचर को शायद क्लास में घूम घूम के भी चेक कर सकता है, या टीचर बच्चे को कॉपी चेक कर सकता है बुला के। तो किसी प्रकार भी लेकिन लिखित कार्य का निरीक्षण जरूर होता है। इस प्रकार बच्चों की गलतियाँ आती हैं और बच्चों में सुधार की गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। और बच्चों में ये भी होता है कि वो खुद स्वयं इतने ज़्यादा उत्तेजित अवस्था में रहते हैं और इतने ज़्यादा ऊर्जावान रहते हैं कि वो खुद गलती करने से बचते हैं। फिर मौन वाचन यानी कि उसका
आराम से बिल्कुल चिंतन कराना, यानी इसमें क्या होता है, पाठ को आत्मसात कराना। जब हम बच्चे को एक पाठ पढ़ा देते हैं, पूरा पाठ पढ़ाने के बाद क्या होता है, फिर उसकी व्याख्या कर देते हैं, उसकी उच्चारण की शुद्धि कर देते हैं, उसके जो शब्द हैं उनको सही भी कर देते हैं, अशुद्धियों को दूर करते हैं। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा टाइम देते हैं कि बच्चे आप इस कहानी को फिर से पढ़िए और देखिए। तो हमें मौन वाचन समझ में आ गया, यानी कि सब कुछ कराने के बाद जब टीचर उसको दे देगा कि अब आप अपने पाठ को अपने आप से पढ़िए और उसका अर्थ निकालिए, तो वहाँ पर बच्चा अपना क्या करेगा, मौन वाचन करेगा। फिर होता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में बच्चा जो होता है उसकी बोध क्षमता है उसका पता लगाया जाता है, यानी वो उससे रिलेटेड शब्दों को पूछने के लिए उत्तेजित होता है और अपने वाक्यों को उत्तर खोजने में आगे बढ़ता है। आवृत्ति या पुनरावृत्ति प्रश्न विश्लेषण, यानी कि बार बार हम प्रश्न पूछते हैं, उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं, बार बार जो पाठ पढ़ाया उसके प्रश्न विभिन्न छात्रों से करते हैं। इस तरह हम प्रश्न उत्तर का सहारा लेकर उनके जो भी हैं समीक्षा, उनकी पुनरावृत्ति करते हैं और उस पाठ को कहाँ तक देखते हैं कि बच्चा कहाँ तक समझ पाया, कहाँ तक नहीं समझ पाया। फिर मूल्यांकन आता है। मूल्यांकन में क्या होता है, प्रत्येक शिक्षण बिंदु की समाप्ति पर उससे संबंधित प्रश्न पूछते हैं। कक्षा की समाप्ति में पुनरावलोकन के पश्चात सभी शिक्षण बिंदुओं से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। तो इस प्रकार प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन करते हैं। मूल्यांकन इस सेंस में भी करते हैं कि इसमें कोई भी पाठ पढ़ा देते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं बच्चों से कि इसमें क्या गुण थे, क्या दोष थे, एक एक करके बताइए। तो उस प्रकार से हमें समझ में आता है कि बच्चों ने क्या किया, क्या नहीं किया। फिर उस पर आधारित हम गृह कार्य भी देते हैं, और गृह कार्य जब बच्चा करके लाता है तो हम उनकी मानसिक एवं शारीरिक क्षमता का देख सकते हैं कि वो कितना बच्चा क्या एक्टिव था क्लास में, कि क्या नहीं था। अब है हिंदी लेसन प्लान, यानी हिंदी गद्य लेसन प्लान, तो पाठ्य योजना, तो उसको देखेंगे हम कल। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो अच्छी लग रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।